हेलो दोस्तों। तो वैसे जो मेरे दोस्त 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो मेरा आज का टॉपिक है 1857 के क्रांति में बिहार के योगदान से 1947 तक के इतिहास का पार्ट 3 वीडियो दोस्तों। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाया था दोस्तों। अगर आपने उस टॉपिक को ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों उस पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को देख लें ताकि वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों अब मैं अपने टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं सर्वप्रथम आपको बता दूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका था कि कांग्रेस का जो बिहार में अधिवेशन हुआ था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कांग्रेस का जो बिहार में अधिवेशन हुआ था उसमें 1912 में पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था जो कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष RS माधोलकर थे। दूसरा 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ था। 1922 में 38वां अधिवेशन गया में हुआ था जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। तीसरा अधिवेशन 1940 ईस्वी में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन जो रामगढ़ जो वर्तमान समय में झारखंड में है, रामगढ़ जो वर्तमान समय में झारखंड में है, उसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला टॉपिक है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के क्रांतिकारियों का योगदान। तो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधि को आगे बढ़ाने में श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया था। श्री सियाराम सिंह के नेतृत्व में एक सियाराम दल का गठन किया गया था। इस दल के ध्यान देंगे, इस दल के कार्यक्रम की 4 बातें प्रमुख थी। इस दल के कार्यक्रम की 4 बातें प्रमुख थी। धन संचय करना, पहली बातें थी दोस्तों, धन को जमा करना, शस्त्र संचय करना, हथियार को इकट्ठा करना, हथियार की व्यवस्था करना, और शस्त्र चलाने का जो क्रांतिकारी थे हमारे उन्हें शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना। तो दोस्तों जो सियाराम दल था इसकी 4 मुख्य बातें थी, 4 एजेंडे पे ये काम करती थी। उनमें सबसे पहला था धन को संचय करना, दूसरा था हथियार जमा करना, जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें हथियार की व्यवस्था करना, और अगला था शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना, और आखिरी था सरकार का विरोध करने के लिए जन संगठन करना। जो सरकार थी उस समय की उसका विरोध करने के लिए व्यक्तियों को संगठित करना। ये सभी एजेंडा था किनका? तो सियाराम दल का, जिनका नेतृत्व कौन करते थे? श्री सियाराम सिंह। एक बात मैं आप लोगों से बता दूं दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से, जो हमारे दोस्त 68वीं बीपीएससी या वैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, और बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हों तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का नई नई वीडियो को बनाऊं ताकि आप लोगों को आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और हमारे अंदर और ऊर्जा भर जाती है अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही टॉपिक के वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, ध्यान देंगे, बिहार के प्रारंभिक क्रांतिकारियों में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ तथा बाला ठाकुर दास प्रमुख थे। इन्होंने 1906-7 में रामकृष्ण सोसाइटी 1906 और 7 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। 1908 में, ध्यान देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी, 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने मुजफ्फरपुर के जिला जज, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जिला जज DH किंग्सफोर्ड, ध्यान देंगे DH किंग्सफोर्ड जो मुजफ्फरपुर के जिला जज थे, उनकी हत्या का प्रयास किए लेकिन उनकी हत्या न कर सके। उसके बदले में धोखे से
एक वकील थे उस समय वहाँ कार्यरत, जिनका नाम था प्रिंगले कैनेडी। प्रिंगले कैनेडी, इनकी पत्नी की हत्या हो जाती है और पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चौकी ने, ध्यान देंगे, प्रफुल्ल चौकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 ईस्वी को, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी पर लटका दिया गया। 1913 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल, आगे देखेंगे 1913 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल, कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 1913 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का गठन किया था। तो दोस्तों पटना में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? सचिन नाथ सन्याल ने। इसके संचालन का भार प्रत्यक्ष रूप से बीएन कॉलेज के, इनके संचालन का भार और प्रत्यक्ष रूप से बीएन कॉलेज के एक छात्र थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र मित्र। बीएन कॉलेज के एक छात्र थे जिनका नाम था बंकिम चंद्र मित्र। उनको अनुशीलन समिति के संचालन का भार सौंपा गया था। बंकिम चंद्र हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था भी गठित किए थे। ये बंकिम चंद्र जो थे दोस्तों, ये हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था का भी गठन किया था। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार में प्रमुख नेता थे। ढाका अनुशीलन समाज के बिहार में प्रमुख नेता थे सचिन नाथ सन्याल, रास बिहारी बोस। सचिन नाथ सन्याल और रास बिहारी बोस, हिरण्यमय बनर्जी, वासुदेव भट्टाचार्य और बंकिम चंद्र मित्र। आगे हैं दोस्तों, 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिन नाथ सन्याल के साथ, बंकिम चंद्र मित्र को 1915 ईस्वी में सचिन नाथ सन्याल के साथ बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्हें 3 साल के कारावास की सजा हुई थी। 1915 में बंकिम चंद्र मित्र को सचिन नाथ सन्याल के साथ बनारस षड्यंत्र, कौन सा षड्यंत्र दोस्तों? बनारस षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें 3 साल का कारावास की सजा हुई। इसी प्रकार से भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति, और भागलपुर में भी ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग, फणिभूषण भट्टाचार्य, नलिनी बागची आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में, क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने के क्रम में 1927 में पटना युवक संघ, ध्यान देंगे 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना हुई। तो पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 ईस्वी में। इस संघ में शामिल लोगों में मनिंद्र नारायण राय, पटना युवक संघ में मुख्य रूप से मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद प्रमुख थे। पटना युवक संघ के प्रमुख नेता मनिंद्र नारायण राय, फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय, ब्रजनंदन प्रसाद, ये सभी पटना युवक संघ के प्रमुख नेता थे। 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी, 1929 ईस्वी में, ध्यान देंगे 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह, 1929 ईस्वी में राम वृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पटना में राय महेंद्र प्रताप के घर पाटलिपुत्र युवक संघ, राय महेंद्र प्रताप के घर राम वृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में पाटलिपुत्र युवक संघ तथा 1918 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना हुई थी। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किसने किया था? राम वृक्ष बेनीपुरी एवं अंबिका कांत सिंह। किसके घर में दोस्तों? तो महेंद्र प्रताप के घर में। और 1918 में मोतिहारी में इन्हीं के नेतृत्व में बिहारी युवक संघ की भी स्थापना की गई। पटना से अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण के सहयोग से, पटना से अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक एक मासिक पत्रिका, ध्यान देंगे युवक नामक एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। किसके नेतृत्व में? अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण के सहयोग से युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। युवक नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन अंबिका कांत सिंह तथा जगदीश नारायण के सहयोग से हुआ था। बिहार की महिला क्रांतिकारियों में, ध्यान देंगे बिहार की प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में कुसुम कुमारी देवी, कौन सी?
कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास। कुसुम कुमारी देवी और गौरी दास का नाम महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे, बिहार की महिला क्रांतिकारी में कुसुम कुमारी देवी और गौरी दास का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। 28 जून 1931 ईस्वी को 28 जून 1931 ईस्वी को पटना में भिखना पहाड़ी, दोस्तों पटना में एक भिखना पहाड़ी नामक जगह है, उसके पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे, ध्यान देंगे, पटना के भिखना पहाड़ी के पास पुलिस ने सूरजनाथ चौबे एवं दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारीलाल, दिल्ली षड्यंत्र केस के अभियुक्त हजारीलाल को गिरफ्तार किया। तो हजारीलाल और सूरजनाथ चौबे को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? पटना के भिखना पहाड़ी के पास 28 जून 1931 ईस्वी को। आगे देखेंगे 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह, 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र, 9 नवंबर 1932 को चंद्रमा सिंह ने लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर, लाहौर एवं पटना षड्यंत्र कांड के मुखबिर फणेंद्र नाथ की हत्या कर दी। ध्यान देंगे, ये फणेंद्र नाथ जो थे ये पुलिस का मुखबिर था, इस वजह से इनकी हत्या कब कर दी गई? 9 नवंबर 1932 ईस्वी को। किसने किया था? चंद्रमा सिंह ने। किसने किया था? चंद्रमा सिंह ने। किनकी हत्या की? फणेंद्र नाथ की। आगे हम लोग देखेंगे नंगी आंदोलन, ध्यान देंगे दोस्तों, आगे देखेंगे हम लोग नंगी आंदोलन जो 1930 ईस्वी में हुआ था, नंगी आंदोलन। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ने के क्रम में इतने मग्न हो जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि आप लोगों को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। आपके लाइक और सब्सक्राइब से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, जिससे आगे के इसी प्रकार के और वीडियो को बनाने की ऊर्जा मिलती है और जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी में मदद किया जा सके। तो दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आगे है नंगी आंदोलन। नंगी आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। 4 मई 1930 को, ध्यान देंगे, 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी, 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात, 4 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों, स्वदेशी के प्रचार, गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात मतलब गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद स्वदेशी के प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी दोस्तों कि छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। ध्यान देंगे, 4 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात स्वदेशी के प्रचार, स्वदेशी जो हमारे देश में बनने वाली वस्तु थी उसके प्रचार और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की भावना यहाँ के लोगों में इतनी बलवती हो गई थी कि जो कैदी हमारे जेल में बंद थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जेल में बंद थे, वो जेल में भी विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध न कराए जाने पर नंगे बदन रहने का निश्चय किया। जो जेल में कैदी बंद थे वो स्वदेशी वस्त्र के अभाव में नंगे रहने का निश्चय किया। कई दिनों तक ध्यान देंगे, कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही। जेल में कई दिनों तक यह नंगी हड़ताल जारी रही, तब जाकर कैदियों को स्वदेशी वस्त्र दिए गए। अंततः उस समय के जो जेलर थे उन्हें इस बात को स्वीकारना पड़ा और उन्हें जो हमारे कैदी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको देने के लिए, स्वदेशी वस्त्र देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्हें स्वदेशी वस्त्र दिया गया। फिर जाकर यह आंदोलन खत्म हुई। आगे देखेंगे चौकीदारी कर बंदी आंदोलन। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन ये चला था 1930 ईस्वी में। चौकीदारी कर बंदी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1930 ईस्वी में। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, 1930 ईस्वी के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर न अदा करने के अभियान का मुख्य स्थल पूर्वी भारत था। चौकीदारी कर का
अदा न करने के अभियान का प्रमुख स्थल कौन सा था? पूर्वी भारत था, जिसमें बिहार की मुख्य भूमिका थी। ध्यान देंगे, चौकीदारी कर के विरोध में बिहार की बहुत ही अग्रणी भूमिका थी। आगे देखेंगे, यह आंदोलन मई 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन कब हुआ था? मई 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण, सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। मानने से इनकार या प्रतिरोध करने वाले का बहिष्कार किया गया। सबसे पहले मुंगेर, भागलपुर, सारण जिले में कर नहीं देने के लिए प्रेरित किया गया। मानने से इनकार करने या प्रतिरोध करने वाले का बहिष्कार किया गया। अगला आंदोलन है दोस्तों बेगूसराय गोलीकांड। देखिए, बेगूसराय गोलीकांड 1931 ईस्वी में हुई थी। बेगूसराय गोलीकांड 1931 ईस्वी में हुई थी। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस पूरे जोश व उत्साह से मनाने का निर्णय किया गया। इसके लिए श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के पढ़ास, वर्तमान सुहृदनगर, वर्तमान समय में उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सुहृदनगर से एक बहुत बड़ा जुलूस रवाना हुआ था। यह जुलूस जब पुराने पोस्ट ऑफिस के पास पहुंची तो डीएसपी बशीर अहमद, जो उस समय वहां के डीएसपी थे, बशीर अहमद ने गोली चलाने का हुक्म दे दिया। इस गोलीकांड में 6 व्यक्ति घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। 6 व्यक्ति घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। इन शहीदों में भेरवार के, ध्यान देंगे, इन शहीदों में भेरवार के चंद्रशेखर सिंह भी शामिल थे, वनद्वार के रामचंद्र सिंह, रतनपुर के छट्टू सिंह और पसराहा के बनारसी सिंह शामिल थे। ध्यान देंगे, पसराहा के बनारसी सिंह शामिल थे। 2 अन्य शहीदों के नाम अज्ञात हैं। 2 अन्य शहीद जो थे उनके नाम अज्ञात हैं। टेढ़ीनाथ मंदिर के सामने यह गोलीकांड हुआ था। तो दोस्तों, बेगूसराय में जो 6 आंदोलनकारी थे उनके ऊपर जो गोली चलाई गई थी वो गोलीकांड बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जिनमें से 4 का नाम पता है और 2 नाम ऐसे हैं जो अज्ञात हैं। आगे है दोस्तों बड़हिया ताल बर्खास्त आंदोलन। इंपॉर्टेंट है बड़हिया ताल बर्खास्त आंदोलन। बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा, ध्यान देंगे, बर्खास्त भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में मुंगेर जिला अंतर्गत बहड़िया ताल में आंदोलन चलाया गया। तो बहड़िया ताल या बर्खास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? तो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 ईस्वी में मुंगेर जिला के बहड़िया ताल नामक स्थान पर हुआ था। यह आंदोलन जो था वो शोषित और पीड़ित किसानों द्वारा जमींदारों से बर्खास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। ध्यान देंगे, यह आंदोलन शोषित और पीड़ित किसान द्वारा जमींदारों से बर्खास्त भूमि के रूप में परिवर्तित अपनी रैयत भूमि, जो उनकी रैयत भूमि थी, उनको वापस लेने का सामूहिक प्रयास था। बर्खास्त भूमि उसे कहते थे, ध्यान देंगे, बर्खास्त भूमि कहते किसे थे? तो बर्खास्त भूमि उसे कहते थे जिसे मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों ने जमींदारों को दे दी थी। ये वैसी भूमि थी जिसे मंदी के कारण लगान न देने के कारण किसानों ने इनको जमींदार को इस भूमि को दे दिया था। वैसी भूमि को बर्खास्त भूमि कहा जाता था। अगली अध्याय में आगे की बात है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। अब देखेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें बिहार के किसानों की क्या भूमिका थी, बिहार के किसानों ने अपनी भूमिका किस प्रकार से निभाई थी। तो दोस्तों टॉपिक को आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोग पढ़ने के क्रम में एक बार लाइक बटन को दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास भी इस टॉपिक को शेयर करें
ताकि इसी प्रकार का और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो सकूं, ताकि आप लोगों को जो बीपीएससी 68वीं है उसकी तैयारी और अच्छे से अच्छे तरीके से कराया जा सके। तो दोस्तों टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। आगे है स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार के किसानों का योगदान। 1917 ईस्वी में बिहार के नील उगाने वाले 1917 ईस्वी में बिहार के नील उगाने वाले कृषकों की समस्याओं को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह, ध्यान देंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1917 में बिहार के नील उगाने वाले कृषकों की समस्या को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया। बिहार में 1918 ईस्वी के अंत तक लगभग 97% लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए किसी कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न थे। उद्योग अथवा व्यवसाय में लोगों का नियोजन अत्यंत कम था। दोस्तों उस समय उद्योग और व्यवसाय में जो हमारे भारतीय किसान थे उनकी हिस्सेदारी बहुत ही कम थी। कृषि की पद्धति भी पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी। जो हमारे यहाँ कृषि होती थी उसके लिए भी कोई नई व्यवस्था नहीं थी, वो बिल्कुल पुरानी व्यवस्था पर आधारित थी। और भू राजस्व व्यवस्था अत्यंत शोषण मूलक था। दोस्तों भू राजस्व व्यवस्था जो था वो अत्यंत शोषण मूलक था। ब्रिटिश शासकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर नील आदि व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। दोस्तों उस समय किसानों को नील को उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। और नील की खेती जो होती थी वो नील का पौधा ऐसा पौधा होता था जिसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती थी। और वो क्या करता था कि नीचे से पूरे पानी को जो ज़मीन के नीचे से पूरे पानी होता था, पानी का अंश था, उसको खींच लेता था और उस जगह को बंजर कर देता था। उसकी जड़ काफ़ी नीचे तक पहुंचती थी जिससे वो भूमि बंजर हो जाती थी। और नील की खेती होने के उपरांत अगर उस पर कोई दूसरी फसल उगाने का प्रयास किया जाता था तो वो फसल ठीक ढंग से उगाई नहीं जाती थी, उस फसल का उपज अच्छे तरीके से नहीं हो पाता था। इसलिए किसान वहाँ जो चंपारण के, हमारे बिहार के चंपारण के जो किसान थे वो इस खेती को करने से इनकार करते थे। इसी से संबंधित ये 1917 का आंदोलन है। तो दोस्तों आगे देखेंगे, ब्रिटिश शासकों द्वारा खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर नील आदि का व्यावसायिक फसल उत्पादित करने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। नील की खेती कृषकों के लिए अत्यंत हानिकारक थी। आरंभ में नील की खेती बिहार के चावल उपजाने वाले क्षेत्रों में ही सीमित थी। जहां चावल उपजाई जाती थी वहीं पे नील की खेती होती थी, किंतु बाद में नील की खेती बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी होने लगी। फलतः नील बगान मालिकों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस तरह के कारणों से कृषि अर्थव्यवस्था अत्यंत हानिकारक हो गई। इस तरह से कृषि से जो संबंधित अर्थव्यवस्था थी उसको बहुत ही क्षति पहुंची और कृषक वर्ग धीरे धीरे निर्धन से निर्धन होता चला गया। अधिकांश किसान जमीन से बेदखल होने पर बटाईदार और भूमिहीन परिस्थितियों में ने ब्रिटिश भूमिहीन मजदूर बन गए तथा उनकी भूमि आदि साहूकार एवं जमींदार के पास चली गई। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश शासन एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की गई। गांधी जी के सत्याग्रह व अहिंसापूर्ण आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम, ध्यान देंगे, गांधी जी ने जब अहिंसापूर्ण आंदोलन को चलाया, सत्याग्रह को चलाया, तो ब्रिटिश सरकार को चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित किया। हालांकि इस अधिनियम से कृषकों को विशेष राहत नहीं मिली। हालांकि इस आंदोलन से कृषकों की स्थिति में सुधार नहीं हुई, परंतु कृषक एकता का प्रदर्शन अवश्य हुआ। लेकिन किसानों को एहसास हो गया कि अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो सरकार को मजबूरन इस कानून को बदलना ही पड़ेगा। कृषकों के समर्थक नेता के रूप में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली और इसी आंदोलन से गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक बन गए थे। दोस्तों तो इसी आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
केंद्र बिंदु बन गए थे और सारे इसके बाद जितने भी आंदोलन हुए सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो दोस्तों ध्यान देंगे आगे, भूमि संबंधी मौलिक मुद्दे को उठाने में स्वामी विद्यानंद, भूमि की जो मौलिक मुद्दा था उसको उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमींदारी प्रथा, ध्यान देंगे, भूमि संबंधी मौलिक मुद्दे को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया। स्वामी विद्यानंद ने जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया तथा कृषकों को जागृत किया। और विद्यानंद स्वामी ने किसानों को जागृत किया, किसानों को उसके हक से अवगत करवाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन के कर नहीं दो का नारा के आलोक में बिहार के कुछ स्थानों पर जमींदारों को लगान नहीं दिया गया। ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन, जो 1920 ईस्वी में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें कर नहीं दो का नारा दिया गया था। उसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला। उत्तर बिहार में अनेक देशी रियासतों तथा बागान मालिकों को लगान का भुगतान नहीं किया गया। सारण जिले की स्थिति ज़्यादा गंभीर थी। सबसे ज़्यादा कर नहीं दो का नारा का प्रभाव जो है सारण जिले में पड़ा। तो दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में नारा गूंजा था कर नहीं दो का? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1920 का नागपुर अधिवेशन में। आगे, स्वविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। स्वविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार के किसानों ने बड़े उत्साह से भाग लिया। 1930 में समस्त, ध्यान देंगे, 1930 में समस्त बिहार में चौकीदारी कर नहीं दो, 1930 में पूरे बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान चला, जो काफ़ी सफल हुआ। ध्यान देंगे, 1930 में बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चला, जो बिहार में काफ़ी सफल रहा। 1930 के दशक के आर्थिक मंदी ने 1930 के दशक के आर्थिक मंदी ने बिहार के किसानों को भी प्रभावित किया। उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई, उनकी स्थिति और भी बद से बदतर हो गई। गोपालगंज के भोरे और कटैया में स्थिति बड़ी गंभीर हो गई। यहाँ के किसानों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया। देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में, ध्यान देंगे, देवरिया अनुमंडल किसान सभा के अध्यक्ष सच्चिदानंद के नेतृत्व में इन स्थानों पर भी आंदोलन चल रहा था, हो रहा था। आगे है, मई 1931 में जहानाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई तथा किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। ध्यान देंगे, मई 1931 में जहानाबाद में हुए किसान सम्मेलन में जिले के जमींदारों द्वारा किसानों के दमन की निंदा की गई तथा किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई। उस समय शाहबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत सक्रिय थे। ध्यान देंगे, उस समय शाहबाद में स्वामी भवानी दयाल सन्यासी बहुत ही ज़्यादा सक्रिय थे। बिहार में कांग्रेस ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कृषक जांच समिति भी नियुक्त की थी, जिसके अन्य सदस्य थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय और राजेंद्र मिश्र। अन्य सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? अब्दुल बारी, बलदेव सहाय और राजेंद्र मिश्र। इसकी किसकी अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस ने? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में कृषक जांच समिति का गठन किया था, जिनके अन्य सदस्य थे अब्दुल बारी, बलदेव सहाय और राजेंद्र मिश्र। आगे है दोस्तों, इस जांच समिति के गहन प्रचार से कुछ जमींदारों ने डरकर लगान में काफ़ी छूट किया। इसका प्रभाव काफ़ी रहा था। इस समिति के गहन प्रचार से जमींदारों ने डरकर लगान में काफ़ी छूट दी। 1932 में दोबारा शुरू हुए स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देंगे, 1932 में जब दोबारा स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई तो किसान आंदोलन अधिक हिंसक हो गया और शिवहर, बेलसंड, बरगेनिया, तारापुर, मुंगेर आदि स्थानों में थाने पर भी आक्रमण किया गया। बिहार में कृषकों के सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये भी आई है। बिहार में कृषकों के सबसे प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती
एवं उनके सहयोगियों ने किसानों में राष्ट्रीयता की भावना, ध्यान देंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती और उसके जो सहयोगी थे वो किसान में राष्ट्रीयता की भावना को जीवित रखा और किसान आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। अब यह किसान आंदोलन वामपंथ की ओर मुड़ गया और यह किसान आंदोलन वामपंथी की तरफ मुड़ गया। सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किसानों को एकजुट करने के लिए अनेक सभाएं आयोजित की। केवल सन 1933 में ही ऐसी 117 सभाएं आयोजित की गई। ध्यान देंगे, 1933 में ही 117 सभाएं आयोजित की गई। 1933 में कितनी सभाएं आयोजित की गई थी? 117 सभाएं आयोजित की गई, जिनमें वह स्वयं उपस्थित हुए। 1933 के आरंभ में किसान सभा के विरोध के बावजूद परिषद में विधेयक पेश किया गया। इससे किसानों के मध्य रोष की लहर दौड़ गई और मुंगेर में किसानों ने एक सभा कर निश्चय किया कि वे आधे से अधिक लगान नहीं देंगे। पटना की सभा में सहजानंद सरस्वती ने यह घोषणा भी कर दिया। पटना के सभा में सहजानंद सरस्वती ने तो यह भी घोषणा कर दिया कि कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान सभा का उपयोग करने नहीं दिया जाएगा। सहजानंद सरस्वती पटना में एक बैठक में यह ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसान सभा द्वारा साथ नहीं दिया जाएगा। मधुबनी में मार्च 1933 के प्रांतीय किसान सभा में किसान सभा को एक औपचारिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया। हालांकि दरभंगा के महाराजा ने ऐसा नहीं होने दिया, लेकिन इसके बावजूद बिहटा में 1 महीने के अंदर दूसरा प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद सहजानंद सरस्वती किसानों के निर्विवाद नेता बन गए। दोस्तों, इस बैठक के बाद सहजानंद सरस्वती देश स्तर के किसानों के निर्विवाद नेता बन गए। 1935 ईस्वी तक किसान सभा के सदस्यों की संख्या 80,000 थी। ध्यान देंगे, 1935 ईस्वी तक किसान आंदोलन इतना प्रभावशाली बन गया था कि उनके सदस्यों की संख्या 80,000 से भी ज़्यादा हो गई थी। किसान सभा ने धीरे धीरे अपने को कांग्रेस से अलग कर लिया और किसान सभा धीरे धीरे अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया और इस प्रकार 1935 ईस्वी तक किसान सभा बिहार का एक शक्तिशाली एवं वामपंथी संगठन बन चुकी थी। और इस प्रकार से किसान सभा 1935 तक आते आते बिहार का एक शक्तिशाली एवं वामपंथी संगठन बन चुकी थी। 1937 में, ध्यान देंगे, 1937 में अंततः बकास्त जमीन को लेकर वामपंथी एवं कांग्रेस के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो गया। ध्यान देंगे, वामपंथी और कांग्रेस के बीच 1937 ईस्वी तक संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह सामाजिक वर्गों के मध्य स्पष्ट संघर्ष था, जिससे किसान एवं ब्रिटिश सरकार के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हो गया। 1938 से 1939 तक कांग्रेस सरकार की किसान सभा से काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ से यह कांग्रेसी सरकार के त्यागपत्र दे देने के कारण संघर्ष और तनाव कम हो गया और इस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो 1938 और 1939 के बाद दोनों का तनाव धीरे धीरे कम हुआ। 1940 ईस्वी के, ध्यान देंगे, 1940 ईस्वी के निर्वाचन में कांग्रेस ने अपनी चुनाव उद्घोषणा पत्र में भूमि अस्थायी प्रबंध या जमींदारी पद्धति के उन्मूलन की बात कही। इसके एक और जमींदारों को अपने काश्तकारी अधिकार से वंचित होने का भय हो गया, तो दूसरी ओर ब्रिटिश शासकों को यह भय हो गया कि ब्रिटिश राज का उन्मूलन हो जाएगा। 1946 के पश्चात कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। 1946 के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार में आई। इससे किसानों को आशा हो गई कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। जब कांग्रेस पार्टी सरकार में आई 1946 में, तो किसानों को इससे काफ़ी आशा मिली कि अब जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। तो दोस्तों, अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट वीडियो को आप लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो सकूं। और अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे दोस्तों मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मेरे शरीर में और ज़्यादा
अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का ऊर्जा का संचार होता है। तो दोस्तों आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग भूले नहीं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों अध्याय को आगे बढ़ाते हैं कि इस समय किसानों का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती कर रहे थे और आंदोलन में वामपंथी दल सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। किसान उत्साहित होकर जबरदस्ती फसल काटने लगे। किसान आंदोलन से उत्साहित होकर जबरदस्ती फसल काटने लगे और जमीन जोतने लगे, जिससे आंदोलन का स्वरूप हिंसक हो गया और धीरे धीरे यह आंदोलन हिंसक होता चला गया। किसान एवं जमींदारों के बीच संघर्ष का एक अन्य मुद्दा था भोली जींस में लगान भुगतान, भूमि का नगद लगान भुगतान तथा भूमि में परिवर्तन। किसानों ने इन जमीनों पर अवैध ढंग से कब्जा करना शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप पूरे बिहार में अनेक हिंसात्मक संघर्ष हुए। कांग्रेस सरकार ने 1947 में किसान आंदोलन पर काबू पाने के लिए बिहार सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के उपबंध अत्यंत कठोर थे। एक उपबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं जा सकता है। इस अनुबंध के अनुसार एक गांव का किसान दूसरे गांव में नहीं जा सकता था जहां बकास संघर्ष चल रहा हो। दरभंगा और बेगूसराय, ध्यान देंगे, दरभंगा और बेगूसराय में सबसे ज़्यादा संख्या में किसान गिरफ्तार किए गए। सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों दरभंगा और बेगूसराय, जहां सबसे ज़्यादा किसान को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद किसानों ने हार नहीं मानी। गिरफ्तार होने के बावजूद भी किसानों ने हार नहीं मानी और वो संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने 1857 के क्रांति में बिहार के योगदान से 1947 तक के इतिहास का पार्ट 3 वीडियो देखा। तो दोस्तों अगर आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ना देखे हैं तो आप उसे भी देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो उनसे आपको आने वाली 68वीं बीपीएससी के साथ साथ वे सभी एग्ज़ाम जिनमें बिहार से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों मुझे विश्वास है आप उन दोनों वीडियो को भी देख लेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर से बेहतर करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके सभी दोस्त ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करें। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, भूले नहीं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।